जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 55 को करेंगे, ठीक ना। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें तथा इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखिए क्या होता है इसमें संयोजकता क्या होता है कि संयोजकता द्वारा जो है ना तत्व जो है ना कोई भी तत्व जो है एक दूसरे से जुड़ेगा तो वो जो है ना आपको संयोजकता द्वारा ही जुड़ेगा, ठीक ना। जैसे देखिए अगर नाइट्रोजन है, जैसे आप देख लीजिए NH4, ठीक, NH4, ठीक। इसमें देखिए क्या हुआ है कि नाइट्रोजन का जो है ना आपको संयोजकता 4 है और हाइड्रोजन का संयोजकता कितना है तो 1 है। देखिए क्या हुआ है, यानी कि एक दूसरे की संयोजकता जो है ना एक दूसरे तत्व पर जो है ना प्रतिस्थापित हो जाता है। देखिए हाइड्रोजन का सांद्रता संयोजकता जो है नाइट्रोजन पर आ गया है और नाइट्रोजन का सांद्रता किस पर आ गया है, हाइड्रोजन पर आ गया है, ठीक ना। आप देखिए हमसे क्या पूछा है कि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है, दिया हुआ है हमको एल्युमिनियम की संयोजकता कितना है, 3 है। और ऑक्सीजन की संयोजकता कितना दिया है हमको, 2 दिया हुआ है। तो इसका क्या पूछा है, रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो यानी क्या एल वाला जो संयोजकता है एल्युमिनियम का जो संयोजकता होगा वो चल जाएगा ऑक्सीजन पर और ऑक्सीजन का संयोजकता जो एल्युमिनियम पर चल जाएगा तो एल्युमिनियम पर कितना आएगा, ऑक्सीजन का संयोजकता 2 Al2 और देखिए ओ ऑक्सीजन पर किसका संयोजकता आ जाएगा, एल्युमिनियम का, Al2O3 हो जाएगा, ठीक ना। Al2O3 हो जाएगा जो कि किस फार्मूला में दिया हुआ है, Al2O3 जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि x जो है आपको चतुसंयोजक है तत्व है तथा y जो है द्विसंयोजक तत्व है, तो इन दोनों तत्वों का बना योगी क्या हुआ। अभी तुरंत देखे थे कि संयोजकता जो है ना संयोजकता के द्वारा ही जो है तत्व एक दूसरे के जुड़ता है, ठीक ना। और एक दूसरे का संयोजकता है ना एक दूसरे पर प्रतिस्थापित हो जाता है रासायनिक फार्मूला बनाने में, ठीक ना। यहाँ हमको क्या दिया हुआ है, x कैसा है, चतुर्संयोजी है, x का संयोजकता कितना है, 4 है। और y कैसा है तो द्विसंयोजी तत्व है तो y का संयोजकता कितना है, 2 है। इन दोनों तत्वों से बना योगी कैसा होगा, यानी कि एक दूसरे पर जो है ये प्रतिस्थापित हो जाएगा इसका थी इसका संयोजकता, यानी x का संयोजकता 2 है तो ये चला जाएगा y पर, x का संयोजकता 4 है तो ये चला जाएगा y पर और y का संयोजकता 2 है तो चला जाएगा x पर। देखिए इसको फार्मूला कैसा बनेगा, जब इस यौगिक को हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, x पर देखिए संयोजकता किसका आ जाएगा, y का 2 है तो x2 और y पर संयोजकता आ जाएगा आपको x का, तो y का x का संयोजक कितना है, 4 है, x2 y4 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे देखिए 2 से कट जाएगा, 2 बार में कितना आ जाएगा आपको x और y2, ठीक ना। ये देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न है कि क्यूप्रस ऑक्साइड जो होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड, इसमें जो है कॉपर की संयोजकता क्या होती है, ठीक ना। इसको देखिए इसमें वही थ्योरी लगेगा कि संयोजकता एक दूसरे पर प्रतिस्थापित हो जाता है जब यौगिक बनाता है। तो देखिए क्यूप्रस ऑक्साइड का सबसे पहले हम फार्मूला जानेंगे तो हो जाएगा। देखिए क्यूप्रस ऑक्साइड, देखिए क्यूप्रस ऑक्साइड किधर है, यहाँ है क्यूप्रस ऑक्साइड, तो इसका फार्मूला क्या है, Cu2O है, ठीक ना, Cu2O है, ठीक। तो Cu2 में क्या हमसे किसका पूछा है संयोजकता, यानी कॉपर की संयोजकता, यानी कॉपर का संयोजकता किस पर रहेगा तो ऑक्सीजन पर रहेगा। तो कॉपर संयोजकता यहाँ 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का रहेगा तो इसका 1 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ देखिए फेरस ऑक्साइड होता है, फेरस ऑक्साइड इसका फार्मूला होता है आपके FeO और फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3 होता है और क्यूप्रस ऑक्साइड देखेंगे Cu2O और क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है आपको CuO होता है, ठीक ना। इस सब फार्मूला को ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक तत्व ए फार्मूला है, एक तत्व है ए जिसका फार्मूला क्या है, A3O4 है, के साथ ऑक्साइड बनाता है तो तत्व ए की संयोजकता क्या होगी, यानी तत्व ए की संयोजकता देखिए क्या दिया हुआ है फार्मूला आपको, A3O4। हम जानते हैं कि जो है ना एक दूसरे पर अगर जब यौगिक बनाता है तो एक दूसरे पर उसका जो है संयोजकता प्रतिस्थापित हो जाता है। यहाँ हमसे किसका संयोजकता पूछा है तो ए की संयोजकता, यानी ए की संयोजकता किस पर होगा, यानी ओ पर होगा, यानी ओ पर होगा तो ओ पर कितना है, 4 है जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि बेंजीन, बेंजीन में जो है सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। देखिए एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। देखिए इसको समझिए आप क्या होता है, तो देखिए कोई भी तत्व है जिसके बीच जो है आपको सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड अगर है तो उसमें क्या होगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही होगा, ठीक ना। जब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो एक सिग्मा हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा, एक सिग्मा हो जाएगा और बाकी बात दोनों जो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो गया, ठीक ना। तो ऐसा ही होता है।
अब देखिए इस प्रश्न को आप देखते हैं, प्रश्न क्या कर रहा है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी। देखिए बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है, अब इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड को हम गिनते हैं। सबसे पहले हम सिग्मा को गिन लेते हैं, उसके बाद पाई बॉन्ड को गिन लेंगे। देखिए सिग्मा बॉन्ड, देखिए एक यहाँ एक सिग्मा हो गया। देखिए ये डबल बॉन्ड है, इसमें से एक सिग्मा हो जाएगा तो 2, यानी कि हाइड्रोजन पर 3 सिग्मा, एक 4 एक 5, यहाँ भी डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ भी सिग्मा हो गया, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ क्या हो गया टोटल सिग्मा। देखिए गिनेंगे तो आपको सिग्मा आ जाएगा 12 गो, ठीक है ना। और पाई बॉन्ड कितना आ जाएगा, देखिए डबल बॉन्ड में एक सिग्मा हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ एक सिग्मा हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक सिग्मा है, दूसरा पाई बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि 3 गो पाई बॉन्ड है और 12 गो सिग्मा बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड हो गया 3 गो, 12 हो गया सिग्मा बॉन्ड, तो जो कि किस ऑप्शन में दिया है, क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस का भौतिक गुण है, यानी गैस का भौतिक गुण इस सब में से कौन सा, ठीक है। भौतिक गुण का मतलब क्या है, उसके बाह्य पृष्ठ का जैसे टाइप का क्षेत्र होगा जो बाह्य गुण, उसको हम भौतिक गुण कहेंगे, ठीक है ना। और रासायनिक गुण क्या होगा, जिसको केमिकल रिएक्शन के कारण जो उसमें गुण आ जाएगा केमिकल के कारण, तो हो जाएगा उसका रासायनिक गुण, ठीक है ना। आप देखिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है तरलता। तरलता जो है ये इसका रासायनिक गुण है किसी भी तत्व का। घनत्व भी रासायनिक गुण है, ठीक है, लेकिन संपीड़ितता जो है ये भौतिक गुण है। संपीड़ितता किसको कहते हैं कि आप किसी को दबा दिए तो फिर वह वही उसी अवस्था में आ जाएगा, उसी संपीड़ना कहते हैं। ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश गैस का प्रयोग जो है चिप्स में ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। देखिए आप चिप्स का पैकेट देखे होंगे तो उसमें इतना बड़ा पैकेट रहता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें जो है ना चिप्स कम मात्रा में रहता है, ठीक है ना, और इसमें जो है ज़्यादातर हवा ही भरा रहता है। तो हवा इसमें किस लिए भरा जाता है कि हवा इसलिए भरा जाता है कि ये चिप्स जो है ऑक्सीकृत ना हो जाए, ठीक है ना। ऑक्सीजन से इसको दूर रखा जाता है, इसलिए इसमें जो है हवा भरा जाता है ताकि ये ऑक्सीकृत नहीं हो। ऑक्सीकृत अगर हो जाएगा तो ये खराब हो जाएगा, यानी कि इसको खराब होने से बचाने के लिए इसमें जो है एक गैस भर दिया जाता है, ठीक है ना। वो गैस है आपको नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। ये देखिए नाइट्रोजन गैस जो है किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना, इसी कारण से इसमें इसको भर दिया जाता है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन गैस। चलिए अगला प्रश्न है कि भूपट्टी पर पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। देखिए भूपट्टी पर जितना भी तत्व पाया जाता है सबका क्रम देख लीजिए। देखिए सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन, तब सिलिकॉन, तब एल्युमिनियम, तब लोहा, तब कैल्शियम, तब जाकर हो जाएगा आपको सोडियम, ठीक ना। अब देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक है कि आप देखिए याद कर लीजिएगा ओ सी एल ओ सी एल फेकोना हो गया, फेकोना, ठीक ना। ऐसे करके आप याद करने का एक ट्रिक याद कर लीजिए, अगर ऐसा ही आपको याद होता है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। आप देखिए इसमें क्या कर रहा है, देखिए जो पहला जो तत्व है आपको ऑक्सीजन ये कैसा है तो ये अधातु है, ठीक ना। दूसरा तत्व जो है आपको सिलिकॉन ये कैसा है उपधातु है। और यहाँ देखिए एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम और सोडियम ये सब कैसा है तो ये सब धातु है, ठीक ना। अगर आपसे पूछेगा कि किसी भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या हो जाएगा तो आप बोलिएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। दूसरा तत्व क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। तीसरा तत्व क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। चौथा तत्व क्या होगा, लोहा हो जाएगा। चौथा तक जनरली पूछा जाता है, ऐसे आगे नहीं पूछा जाता, लेकिन ध्यान में रखना है, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। देखिए पहला तत्व अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अधातु क्या है तो ऑक्सीजन हो जाएगा। पूछेगा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला उपधातु क्या जाएगा तो सिलिकॉन हो जाएगा। अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु क्या हो जाएगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक ना, एल्युमिनियम हो जाएगा। और दूसरा धातु पूछेगा तो लोहा हो जाएगा। तीसरा धातु पूछेगा तो कैल्शियम हो जाएगा। चौथा धातु पूछेगा तो सोडियम हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ हमसे पूछा क्या, भूपट्टी पर पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व। तत्व यानी क्या हुआ कि पूरे के बारे में पूछा, ठीक है। इस समय से दूसरा तत्व कौन सा है, देखिए ऑक्सीजन पहला है, दूसरा कौन सा है, सिलिकॉन है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करें। देखिए रासायनिक अभिक्रिया आपको दिया है CH3CH2 OH प्लस 3O2 है, तो आगे इसमें कहता है कि आगे क्या होगा, ठीक ना। इसमें करना क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि LHS बराबर हमेशा RHS होता है, ठीक ना। संतुलित रासायनिक समीकरण अगर होता है तो इसमें क्या होता है, LHS बराबर हमेशा क्या होता है, RHS होता है, ठीक ना। अब देखिए LHS में हम देखेंगे जितना तत्व LHS में हो है वो सब सारा तत्व होना चाहिए RHS में भी, तो वही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए कार्बन, देखिए कार्बन को ही देखते हैं। यहाँ कार्बन देखिए LHS में कार्बन 1 2 2 कार्बन है, ठीक है। अब 2 कार्बन जिस ऑप्शन में होगा वही होगा इसका उत्तर। देखिए पहला कार्बन, एक कार्बन इसमें है नहीं, इसमें नहीं होगा, इसमें भी एक एक कार्बन है, इसमें देखिए 2 कार्बन, ये हो सकता है, ठीक ना। चलिए इसको अभी रखते हैं, इसमें 2 कार्बन इसको हो सकता है, ठीक ना, इसमें भी एक एक कार्बन है, ठीक ना। आप देखिए हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन इसमें 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है, ठीक ना। देखिए इसमें हाइड्रोजन कितना है, 3 दूनी 6, ठीक ना, हाइड्रोजन 6 तो पूरी गया। कार्बन देखिए लिए
अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, दो यहाँ है, एक यहाँ है, 3 को ऑक्सीजन टोटल है। ये देखिए 3 को ऑक्सीजन, ठीक है, ये भी हो ये क्या, ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 2CO2 प्लस 3H2O प्लस ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, इसका पूर्ण हो जाएगा ये चीज़, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला रसायनों की पहचान कीजिए, ठीक है। इस समय से कौन सा है जो कि निश्चेतक के रूप में आता है। सबसे पहले समझिए कि निश्चेतक होता क्या है। निश्चेतक ये होता है कि जब डॉक्टर कोई सर्जरी करता है तो इसमें क्या करता है कि पेशेंट को क्या करता है, आपको एक इंजेक्शन दे देता है, चाहे कुछ दवा देता है, जिससे कि उसको उसको जो है ना बेहोशी की हालत में आ जाता है, ठीक है। बेहोशी की हालत में से नींद की हालत में आ जाता है, तो उसे पता नहीं चलता, उसका ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है, तो उसका सर्जरी हो गया। तो इसके लिए जो है ना आपको ईथर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ईथर का प्रयोग करते हैं, सब जानता है। लेकिन देखिए नाइट्रस ऑक्साइड होता है, आपको नाइट्रस ऑक्साइड NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, तो एक प्रकार से लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस हो गया ये, ठीक ना। लेकिन लाफिंग गैस में जब है इसको जब ऑक्सीजन से भी क्रिया कराया जाता है तो ये भी क्या है, निश्चेतक का ही कार्य करता है, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होगा कि दोनों निश्चेतक ही है, ठीक है ना, ईथर भी और नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपको कि पेट्रोलियम में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित रहता है। देखिए पेट्रोलियम जो है, देखिए पेट्रोलियम कैसा तत्व है, देखिए पेट्रोलियम जो एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, ठीक ना, और हाइड्रोकार्बन है ये, हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन भी रहेगा और कार्बन भी रहेगा, इसका आंसर हाइड्रोकार्बन हो गया। और पेट्रोलियम में जो है आपको सुगंध के लिए क्या सल्फर भी मिला दिया जाता है, यानी कि पेट्रोलियम किस पेट्रोलियम में क्या क्या तत्व मौजूद रहता है, तो पेट्रोलियम देखिए हाइड्रोजन भी रहेगा, कार्बन भी रहेगा और सल्फर भी रहेगा, तीनों चीज़ रहेगा। देखिए किस ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए देखिए कार्बन दिया हुआ, बी में हाइड्रोजन दिया हुआ, सल्फर देने की, इसका मतलब सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किस में कहते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में कहते हैं कि साइड मिरर में देखिए उत्तल मिरर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। देखिए वाहनों के रिव्यू मिरर यानी कि जिसे हम साइड मिरर कहते हैं, इसके प्रयोग किया जाता है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में जब वायु ऊपर जाती है तो यह ठंडी हो जाती है, क्योंकि देखिए वायुमंडल में जो है जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपको वायु दाब क्या होता है, कमता है, ठीक है ना। यानी क्या होता है वहाँ पर जो है आपको वायु दाब क्या होता है, आपको घटता है। वायु दाब जब घटता है तो उसका क्या होता है, आपको वायु दाब जब घटा है तो गैस का क्या हो जाएगा, आपको प्रसार बढ़ जाएगा, प्रसार क्या हो जाएगा, आपको बढ़ जाएगा, ठीक है ना। वायु दाब घटेगा, यानी वायु दाब पहले खूब दबाया हुआ था, बाद में वहाँ छोड़ दिया तो क्या होगा, प्रसार बढ़ गया, प्रसार बढ़ेगा, क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, क्वथनांक क्या होगा, घट जाएगा, सॉरी क्वथनांक क्या हो जाएगा, आपको घट जाएगा। क्वथनांक घटा है तो इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर घटा है, टेम्परेचर घटा यानी कि वो ठंडा हो गया है, ठीक है ना। अब ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन क्या कर रहा है। ऑप्शन ए कि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण प्रसार होता है, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण प्रसार होता है। बी है कि आपको वायुमंडलीय दाब अधिक होने के कारण प्रसार नहीं होगी, ऊपर जाने पर क्या होता है वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ठीक है, ये तो गलत हो गया। देखिए ऑप्शन ए है कि वायुमंडलीय दाब कम होने पर प्रसार होता है। हाँ देखिए वायुमंडलीय दाब जब कम हुआ तो इसमें प्रसार हुआ, ऊपर जाने क्वथनांक बढ़ा, क्वथनांक क्या हो गया, घट गया, तो क्वथनांक घट गया तो क्या होगा, ठंडा हो गया, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए एक थैला होता है, ठीक है, जिसे जैसे किसी भी को जो है ज्वाइंट पेन का बीमारी हो जाता है, जॉइंट पेन हो गया, गठिया हो गया, ये सब चीज़ का जब बीमारी हो जाता है तो उसे डॉक्टर जो है ना एक थैली प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। एक थैली रहता है, ठीक है ना, उस थैली में जो है आपको गर्म पानी को भर दिया जाता है, ठीक है ना, उससे जो है ना आपको सेका लगाया जाता है, ठीक है ना। जैसे थैली है, देखिए थैली है, इसमें जो आपको गर्म पानी को भर दिया जाता है, ठीक है ना। इसको देखिए जहाँ इसको देखिए यहाँ पर दर्द कर रहा है, इसको यहाँ पर दर्द कर रहा है, यहाँ पर अपना आराम से सेका लगाएगा, जिससे क्या होता है दर्द आराम हो जाता है, ठीक है ना। दर्द आराम हो जाता है। इसमें पूछा है आपको कि ऐसा क्यों किया जाता है कि इसमें द्रव ही भरा जाए, यानी कि इसमें द्रव के रूप में इसमें जल ही क्यों भरा जाता है, और दूसरा चीज़ भी भर सकता था। तो जल को देखिए इसलिए भरा जाता है कि जल का जो आपको विशिष्ट ऊष्मा है इसका अधिक होता है, ठीक है। विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है इसका अधिक होता है, ताकि जो है ये ज़्यादा देर तक गर्म रह सकता है, ठीक है। इसी कारण से इसमें जल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी गुण के कारण जो है ना आपको रेडिएटर में भी जो है ना आपको जल का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया हुआ है कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक ना। अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, ठीक ना। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग को सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है। देखिए अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है कि वह तरंग है कि जिसमें क्या होता है कि माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में लंबवत कंपन करती है, उसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है आपकी जल की सतह का तरंग, उत्पन्न तरंग है, रस्सी का तरंग हो गया, सब क्या अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। और प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए अनुप्रस्थ तरंग कैसे गमन करता है, देखिए एक रेखा है, इस पर देखिए ऊपर नीचे करके ऐसे गमन करता है, ठीक नहीं। यानी क्या हुआ, जो ऊंचाई पर उसे हम श्रिंग कहते हैं, ठीक ना, और जो नीचे में उसे हम गर्त कहते हैं, ठीक ना। श्रिंग और गर्त का निर्माण करता है अनुप्रस्थ तरंग, ठीक ना। देखिए ऐसा इसका उदाहरण देखिए क्या कहते हैं, इसका देखिए प्रकाश हो गया,
हो गया। उसके बाद देखिए जल की सतह का तरंग हो गया, रस्सी का तरंग हो गया। देखिए इसका रस्सी के झटके का उत्पन्न तरंग होता है, ये भी एक कैसा है तो अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंगों में श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। देखिए तुमने बता दिए थे, दो पास पास वाले श्रृंग या दो पास पास वाले गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए पहला श्रृंग है ये, अब देखिए दूसरा श्रृंग है ये, यानी कि दो पास पास वाला श्रृंग हो गया। दोनों श्रृंग के बीच की दूरी क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। या दो दो आप गर्त ले लीजिए, देखिए नीचे वाला गर्त ये हो गया और ये गर्त हो गया, ये दोनों बीच की दूरी को भी तरंग दैर्घ्य कहते हैं, यानी कि दोनों तरंग दैर्घ्य हो गया। अब देखिए अनुदैर्घ्य तरंग को देखते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग क्या कहता है कि वह तरंग जिसमें क्या होता है कि माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में समांतर कंपन करता है, उसे हम अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं, ठीक ना। इसका उदाहरण देखिए, स्प्रिंग का कंपन है, ध्वनि तरंग, ये सब अनुदैर्घ्य तरंग। देखिए अनुदैर्घ्य तरंग जो है आपको संपीड़न तथा विलयन का निर्माण करता है। देखिए अनुदैर्घ्य तरंग देखिए इस प्रकार समांतर क्रम में चलता है कि यहीं पर जो कभी कभी सघन हो जाएगा कहीं पर, ठीक, और कहीं पर विरल हो जाएगा, ठीक ना। जहाँ पर सघन होगा उसे हम संपीड़न कहेंगे, ठीक ना, और जहाँ पर विरल होगा यानी कि दूर दूर हट हट के रहेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, विरलन हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए देख लिया अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग होता है। देखिए इसका प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। ये अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ आपको, अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग, तो अनुदैर्घ्य तरंग कौन है, ध्वनि तरंग है, जो ऑप्शन में डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश के तरंगों के बारे में सही है। देखिए ध्वनि का तरंग कैसा तरंग है, तो ध्वनि तरंग आपको क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग है। और प्रकाश तरंग कैसा है आपको, तो अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है तथा प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, मतलब अत्यधिक उच्च ताप का माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है। देखिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका अत्यधिक उच्च ताप जो होता है उसका माप किया जाता है आपको पायरोमीटर के द्वारा, ठीक ना, पायरोमीटर के द्वारा, ठीक ना। पायरोमीटर को ही कहा जाता है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, ठीक ना। पायरोमीटर से जो है आपको 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर को ही मापा जाता है, ठीक ना। इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, जिसे हम पायरोमीटर भी कहते हैं। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है, यानी कि सेल्सियस पैमाना जो आपको 0 डिग्री सेल्सियस ये फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होगा, ठीक ना। अब देखिए इसके लिए आपको एक ये फार्मूला याद आपको रखना है। देखिए C-0/100 - 0 बराबर K-273/373 - 273 बराबर F-32/212 - 32 बराबर R-0/80 - 0। और ये जो आर है ये नहीं पूछता है लगभग, छोड़िए इसको हटाइए। अब देखिए इसमें तक में देखिए इसमें होता क्या है, ये देखिए आपको सेल्सियस का जो है सबसे न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, और केल्विन का सबसे न्यूनतम तापमान 273 डिग्री केल्विन है। फ़ारेनहाइट का सबसे न्यूनतम तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और रोमर का सबसे न्यूनतम तापमान कितना है, 0 डिग्री रोमर है, ठीक ना। आप देखिए नीचे में क्या है कि अधिकतम तापमान और माइनस न्यूनतम तापमान का है, ठीक ना। देखिए डिग्री सेल्सियस में जो होता है ना अधिकतम तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है, न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में जो होता है आपको अधिकतम तापमान होता है आपको 373 डिग्री केल्विन, और न्यूनतम तापमान होता है केल्विन का 273 डिग्री केल्विन, ठीक ना। और फ़ारेनहाइट में जो है सबसे अधिकतम होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सबसे न्यूनतम होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। रोमर में सबसे अधिकतम होता है 80 डिग्री रोमर, और सबसे न्यूनतम होता है आपको 0 डिग्री रोमर, ठीक ना। अब यहाँ देखिए जो है जिसका जितना भी है सभी का न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान सब आपस में बराबर होता है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस जो ये 273 डिग्री केल्विन के बराबर होगा, 273 डिग्री केल्विन जो ये 32 डिग्री रोमर के फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, और ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है 0 डिग्री रोमर के बराबर होगा। ये न्यूनतम तापमान देखिए बराबर हो गया। अब अधिकतम तापमान को देखते हैं। अधिकतम तापमान देखिए 100 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस में अधिकतम तापमान कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जो है आपको केल्विन के अधिकतम तापमान 373 डिग्री केल्विन के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। आप देखिए केल्विन का जो ये दोनों है ये जो है आपको फ़ारेनहाइट का जो अधिकतम तापमान है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका बराबर हो जाएगा। अब देखिए यही सब जो है आपको 80 डिग्री रोमर के भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए रोमर का अधिकतम तापमान है, ठीक नहीं, ये सब हो गया। अब देखिए यहाँ हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि सेल्सियस पैमाने में 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के स्केल पर कितने डिग्री के बराबर होगा। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, सेल्सियस का सबसे न्यूनतम तापमान है। अब देखिए फ़ारेनहाइट का जो सबसे न्यूनतम तापमान होगा दोनों बराबर ही होगा। देखिए फ़ारेनहाइट का सबसे न्यूनतम तापमान कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है आपको स्केल में जो है आपको फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट।
अब देखिए जल का जो हिमांक होता है वो होता है आपको 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। लेकिन आजकल जो है प्रश्न में आपको 0 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन में देता ही नहीं है, केल्विन फ़ारेनहाइट रोमर में ऑप्शन दे देता है। देखिए ऑप्शन देखिए 0 डिग्री सेल्सियस को ही हम कहते हैं 273 डिग्री केल्विन के बराबर हो जाएगा। 273 डिग्री केल्विन ही जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा, और 0 डिग्री रोमर भी बराबर हो जाएगा, यानी कि सब जो है ना आपको सेम टेम्परेचर है, ठीक है ना। इसका सिर्फ जो इकाई अलग अलग है, ठीक ना। उसी प्रकार देखिए जल का क्वथनांक जो होता है आपको 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में क्या 373 डिग्री केल्विन होता है, और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है, और रोमर में क्या होता है 80 डिग्री रोमर होता है। देखिए ठीक है ना, इसमें भी क्या करता है कि प्रश्न में आजकल जो है पूछेगा जल का क्वथनांक की, लेकिन जो आपको ऑप्शन में जो है ना डिग्री सेल्सियस में नहीं देता है, ठीक है। केल्विन में हो गया, फ़ारेनहाइट में हो गया, रोमर में दे देता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न है आपको कि जन दो रेल पटरियों के मध्य जो है जोर पर एक छोटा सा स्थान क्यों बनाया जाता है। देखिए दो रेल पटरी, देखिए इधर से एक रेल पटरी है और ये एक रेल पटरी, ठीक है। जब देखिए दोनों को यहाँ पर देखिए ये जोड़ा गया है आपको ये जॉइंट, तो यहाँ पर देखिए बीच में एक छोटा सा जगह आपको छोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये जगह आपको क्यों छोड़ा गया, ठीक है। तो यही हमसे पूछा है, तो ये जगह इसीलिए कारण छोड़ा हुआ है कि देखिए जब जो है इसमें जब प्रसार होगा तो प्रसार कैसा प्रसार होता है, लंबाई में जो प्रसार होगा यानी से हम कहेंगे रेखीय प्रसार, तो रेखीय प्रसार जो इसमें होगा तो यानी ठंडी में क्या होता है कि ये सिकुड़ जाता है, नहीं ठंडी में क्या होता है ये सिकुड़ जाता है, ठीक है ना। और गर्मी में क्या होता है ये फैल जाता है, तो यानी क्या होगा इसमें स्पेस रहेगा तो गर्मी में जो फैल जाएगा तो इसमें मेकअप हो जाएगा, ठीक ना। और ठंडी में जो सिकुड़ेगा तो ये ऐसा ही रह जाएगा, थोड़ा सा मेकअप हो जाएगा। इसी कारण जो है ना इसमें जो है स्पेस छोड़ा जाता है ताकि जो पथरी जो है टेढ़ा नहीं हो, ठीक ना। अगर इसमें स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो गर्मी में जब ये फैलेगा, जब ये गर्मी में फैलेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए जब ये गर्मी में फैलेगा तो देखिए ये इधर मार जाएगा, ये इधर मार जाएगा, यानी कि पटरी क्या हो जाएगा यहाँ पर टेढ़ा हो जाएगा। इसी कारण से इसमें स्थान छोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए उत्तर ऑप्शन नंबर ए है कि क्योंकि ऐसे स्थल छोड़ने से कुछ लागत बचेगी ना, कुछ लागत, इतनी कम की लागत बचा लेगा वो, ठीक है ना, नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑप्शन नंबर बी है कि क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है, यही तो इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि दिन की अपेक्षा जो है ना आपको पृथ्वी जो है ना समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। क्यों, देखिए क्यों हो जाती है ऐसा गर्म, क्योंकि देखिए इसका ऑप्शन नंबर ये देखिए दिया हुआ है कि पृथ्वी का घनत्व जल की अपेक्षा से अधिक होती है, पृथ्वी का घनत्व जल की अपेक्षा अधिक होता है ना, ये कारण तो नहीं है। भी है समुद्र में रहने वाले जलीय जंतु के कारण, नहीं ये तो साफे नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी है कि जल की विशिष्ट उष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है, ठीक इसी कारण तो होगा। ये क्या करें आपको दिन के समय में पृथ्वी जो है समुद्र की जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। देखिए इसका जो आपको विशिष्ट उष्माधारिता अधिक होती है, यानी कि उष्मा ज़्यादा ये धारण करेगा, इसके लिए इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इस कारण से लेट से गर्म हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल जो है लेट से गर्म होता है। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था, और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में भी दे दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।